बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गो कि कोरोना वायरस पूरी तरह से पाकिस्तान में पंजे गाड़ चुका है और इस मौजू पर हमने कल भी बात की थी, लेकिन कल हमने ये भी बात की थी कि पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। मुल्तान इस वक्त सियासी गढ़ बना हुआ है। वजह यह है कि 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा होना है, लेकिन वहां पर हो रहा है देमार 4:30। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाग कासिम के अंदर पीडीएम के तमाम तर कारकुनान, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहां पर उन्होंने घुसने की कोशिश की और इस कोशिश के दौरान काफी हद तक एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक दर्जनों लोगों को धर भी लिया गया है, यानी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अली मूसा गिलानी साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अब हमने कैंप लगा दिया है कासिम बाग के अंदर, अब हमें कोई यहां से हटा के दिखाए। क्या 30 नवंबर का जलसा होगा या नहीं? हुकूमत वक्त जनाब ज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब आज ये कहते हुए नजर आए कि ये इख्तिदार के भूखे लोग हैं और सिर्फ इनको इख्तिदार की वजह से ये सारी चीजें जो हैं करने पर मजबूर कर रहा है। उधर फिरदौस आशिक वान साहबा ने ये भी कहा कि ये जो सूरत हाल है इसके बाद अब कानून जो है वो बहरहाल हरकत में आएगा। स्ट्रेटली जरा हमारे नुमाइंदे हैं सकलैन सैयद, जरा मैं उनसे जानना चाह रही हूँ। सकलैन, हमने देखा दोपहर में काफी ज्यादा हड़ाहुड़ी रही, पकड़ धकड़ हुई, लाठियां चल गई, जूते चल गए, मुक्केबाजी होती रही। अब क्या सूरत हाल है? कितने कारकुनान अंदर हैं? इंतजामिया क्या कह रही है? कल मतलब 30 नवंबर का जलसा होगा भी या नहीं होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए पीडीएम इंतजामिया की तो उनका कहना है कि हम जलसे से पहले कामयाब हो चुके हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद है स्टेडियम में, यहाँ पर सैकड़ों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआईसी के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर कैंपिंग लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर स्टेज बनना भी शुरू हो गया है, यहाँ पर लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। गो के यहाँ पर स्टेडियम की जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने जनरेटर का एहतमाम कर रखा है, अपना जनरेटर का एहतमाम कर रखा है ताकि कोई इशू ना हो। लेकिन यहाँ पर हालात अब उस तरह नहीं है, कंटेनर साइड पर हो गए हैं, लेकिन जो पीडीएम मुंतज़मीन है उनका ये कहना है कि जो हमारा सामान आना था अंदर स्टेज के लिए, ये बाकी सेहत के हवाले से, तो वो हमें अभी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। कुछ देर पहले यहाँ पर पीडीएम के रहनुमाओं में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हमें पुरअमन तरीके से जलसा करने दे और हम पुरअमन तरीके से जलसा करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत ने तो इजाजत ही नहीं दी ना सकलैन, मसला तो यही है। उन्होंने तो मना किया है कि बाग कासिम के अंदर जलसा नहीं हो सकता। इंतजामिया ने दरखास्त वापस कर दी थी। जी सना, ये यहाँ पर चूंकि जब ये लोग आए तो दरवाजे बंद थे स्टेडियम के, तो इन्होंने जो है ना मजबूरन इन्होंने ताले भी तोड़े हैं, दरवाजे भी खोले हैं, बैरियर्स भी हटाए हैं, कंटेनर्स भी हटाए हैं। उसके बाद जो है ना ये लोग अंदर दाखिल हो गए और इसके बाद से इन लोगों ने इस स्टेडियम को जो है ना कवर अप कर लिया है और यहाँ पर वो मौजूद है। उनकी ये जो है ना कोशिश है कि अब हम यहाँ से न जाएं। उनके लिए बिस्तरों का भी एहतमाम। तो क्या आज सारी रात ये सारे लोग बाग कासिम के अंदर ही रुकेंगे? जी बिल्कुल, ये आज से लेकर 30 नवंबर की शाम तक ये लोग यहीं पर मौजूद हैं। ठीक सकलैन, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश है कि अली मूसा गिलानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरा उनसे भी बात करें क्योंकि वो काफी हद तक एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं मुल्तान के अंदर। मैंने कल भी इस पर बात की थी, लेकिन आज जो सब कुछ हो रहा है इसका इशारा हमने कल प्रोग्राम में आपको दे दिया था कि वहां पर लड़ाई और धींगा मुश्ती हो सकती है, जो कि हो भी रही है। अली मूसा गिलानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे बात कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली मूसा गिलानी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अली मूसा गिलानी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या चाहती है खुद पीडीएम? जलसे जुलूस करने के हवाले से आज वहां पूरे रात कहा जा रहा है कि कारकुनान को बिठाया जाएगा। कितने लोग पकड़े गए हैं? लाहे अमल पीडीएम का क्या होगा? अली मूसा गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके अली मूसा गिलानी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप लोगों ने पूरे मुल्तान में एक जैसे कहते हैं शोर हंगामा बपा किया हुआ है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। क्या हो रहा है? क्या आप चाहते हैं? क्योंकि इंतजामिया ने तो आपको मना कर दिया है जलसे के लिए। मुझे आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। यहाँ पर जलसा करना है। जी जी अली साहब, आप फरमाइएगा। इंतजामिया को हमने आगाह कर दिया था, हमने यहाँ जलसा करना है। इन्होंने पिशावर में जलसा करने दिया, हमें यहाँ पर भी जलसा करने दें। अमन व अमान से जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। 30 नवंबर को तमाम लीडरशिप आएगी यहाँ पर और
लीडरशिप तो रवाना भी हो चुके हैं और वो सब जो सूरत-ए-हाल मुल्तान में बन चुकी है इस वक्त, तमाम लीडरशिप इस वक्त रास्ते में है और वो मुल्तान पहुंच रही है। अली साहब, आप कह रहे हैं अमनो अमान से करने दें, आपने बाग कासिम के ताले तोड़ दिए, आप लोग अंदर घुस गए, आप नहीं समझते कि वायलेशन है, जबकि इंतजामिया आपको मना कर रही है कि यहाँ जलसा ना करें, कोरोना वायरस फैला हुआ है सर। एक आधे गेट का ताला तोड़कर अंदर आना, वो ताले के हम इनको पैसे दे देंगे, स्टेडियम का जो फीस होती है वो भी हम इनको देंगे। और जो बात है अब कोरोना वायलेशन की, तो पूरी दुनिया में अपने हकूक के लिए एहतजाज हो रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर का भी जुलूस निकला था, उस वक्त भी कोरोना था। इंसानी हकूक जो है वो कोरोना और जान से बढ़कर होने चाहिए, ये आपको और मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो है वो अपनी रेट एक जलसे के लिए क्यों कायम कर रही है? हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रेट गंदम पर कायम करती। वो अपनी, जब गंदम स्मगल हो गई तो किधर थी हुकूमत की रेट? जब चीनी महंगी बिक रही है तो हुकूमत की रेट कहाँ है? आज कंट्रोल रेट पे आटा नहीं मिल रहा आवाम को, हुकूमत की रेट कहाँ है? आज मजदूरों को, यानी अली मूसा गिलानी साहब, आप कथा कलामी की माफी दीजिएगा, यानी आप लोग ना गिरफ्तारियों से घबरा रहे हैं, आपके कारकुनानों की पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है, आप खुद लॉकअप हो चुके हैं। उमंगों के ऊपर हम आवाम की उमंगों के ऊपर जलसा कर रहे हैं और वो जलसा इंशाल्लाह ताला 30 नवंबर को होगा। पीछे नहीं हटेंगे, जलसा होगा 30 नवंबर को होगा इंशाल्लाह जलसा। ओके। अली मूसा गिलानी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कह रहे हैं हर सूरत जलसा होगा, किसी सूरत भी इस से पीछे नहीं हटना है। कोरोना मौजूद है, मैं कह रही हूँ बार बार, मैं क्या कह रही हूँ, सारी दुनिया कह रही है। और खुद अभी देखें अली मूसा गिलानी साहब ये फरमा रहे थे कि कोरोना है सो है, लेकिन हमने इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अब तो ये है ही, लेकिन इसलिए हम अपने हुकूक की जंग जो है वो बहरहाल जारी रखेंगे। क्या सूरत हाल है? देखिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन बहरहाल मुल्क में मौजूद है, कोरोना की दूसरी लहर है। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते और कुछ करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि शायद डाटा जो है वो जो अभी कलेक्ट किया जा रहा है उसमें कुछ किसी हद तक डाटा ठीक है या नहीं है। कुछ कह रहे हैं जी वैक्सीन को कब तक आना है, कौन सी वैक्सीन आएगी, कितने पैसों में मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसी सब के दौरान जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मार्केट्स में लाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी जाहिर है ना सिर्फ ये कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा जो कोरोना वायरस की ज़ाहिर पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेट ज़रूर कर जाएगी। इंपॉर्टेंट शख्सियात है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुस्तफ़ा हिमानी, CEO हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक डिप्टी डायरेक्टर ड्रैप, आप ज़ाहिर फार्मस भी हैं, उबैद अली साहब। उबैद, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। पाकिस्तान की जितनी भी मेडिसिन की साइंस है वो मेरा ख्याल है उबैद साहब बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ करते हैं। और सैयद तजम्मुल हुसैन CEO LFD हमें वाया स्काइप लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज मैं जरा उबैद साहब आपसे करना चाहती हूँ। उबैद, मुझे ये बताइएगा कि जितनी अभी तक मैंने आपके बारे में चीज़ें, आपकी लिखी हुई चीज़ें पढ़ी हैं, उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कभी कभी कि आप कोरोना को मानते भी हैं कि कोरोना है, कि ये आप रद्दी करते हैं इस बात को कि वो कोई वायरस ही नहीं है। हमने असल में एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। अच्छा, एक तरफ हम कहते हैं कि जी ये नहीं है और एक कहते हैं कि जी ये सब कुछ है, तो हमें बैलेंस बात करनी होगी और हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात करनी होगी। अच्छा, और हक़ाइक़ क्या है? हक़ाइक़ ये है कि बिल्ली को हम बिल्ली कहें, बिल्ली को हम हाथी ना कहें। कोरोना मौजूद है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोरोना का जो थ्रेशोल्ड है, उसके जो डिफरेंस हैं वो हमें अमेरिका और यमन को अलग अलग करके पढ़ने की ज़रूरत है। जो एहतियात डिफेंस वाले कर रहे हैं और जो एहतियात नॉर्थ कराची वाले कर रहे हैं, उनके नतीजे में जो कुछ हो रहा है उसे समझने की ज़रूरत है। जो बातें हमने पहले कही थी उन बातों की नाकामी को तस्लीम करने की ज़रूरत है। हमने क्लोरोक्विन को कहा था कि इफेक्टिव ड्रग है, हमने कहा था कि प्लाज्मा लगा लीजिए, जो लोग रिकवर हो रहे हैं आप सेहतमंद हो जाएंगे। हमने कहा था डेक्सामेथासोन ले लीजिए, हमने कहा एक्टेमरा ले लीजिए। हमने मुख्तलिफ चीज़ें सामने लेकर आए अंदाज़ों की बुनियादों पर, अंदाज़ों की बुनियाद पर। और ये अंदाजे मैंने नहीं लगाए थे, ये अंदाजे US गवर्नमेंट ने लगाए थे। MGC यूज़ अथराइजेशन दिया गया, फिर वो जिलेट की ड्रग आई, इन तमाम चीज़ों ने एक पूरा मार्केट डेवलप किया। अब चूँकि हक़ाइक़ सामने हैं, नुक्ते मौजूद हैं, जोड़कर हम ये बता सकते हैं कि लियाकताबाद में कितने लोगों को कोरोना से नुकसान पहुँचा, हम ये बता सकते हैं डिफेंस में कितने लोगों को पहुँचा, किस उम्र के लोगों को पहुँचा, किस बीमारी के लोगों को पहुँचा। जब हमारे पास टारगेट नज़र आ रहा है तो फिर हम टारगेट को आइडेंटिफाई करें। मैं आपके यहाँ आने से पहले ये देख रहा था सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा की रिपोर्ट कि वो क्या कह रही है। पिछले जो जिसको हम सेकेंड लहर के नाम पर काउंट कर रहे हैं, उसमें मैंने बड़ा एहतियात से देखने की कोशिश की है कि जो डेथ या जो लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं वो कौन लोग हैं। उनकी जो एज थी वो 50 एंड अबव थी, 50 से नीचे तकरीबन वही है जो पहले चला आ रहा था, उसमें कोई तब्दीली नहीं है पिछले पूरे साल में।
ओके अच्छा 50 एंड अबव में भी अगर आप देखें तो 50 to 65 जो है वो 20% है, एंड 65 एंड अबव वो 80% हैं एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये वबा बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसमें एहतियात का जो एलिमेंट है उस पर मुझे बात करनी है। मुस्तफा साहब, आपको ज़रा मैं शामिल गुफ्तगू करते हुए फिर मैं ज़रा जो डाटा इस वक्त NCOC रिसीव कर रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताइए कि ज़रा आप हमारी ग्रुप चला रहे हैं, वो तो आपका है ही एक बैकग्राउंड, लेकिन मुझे पता चला कि आपने कोई इम्यूनिटी जो है वो भी लॉन्च की है। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए, जब जनवरी में पेंडेमिक अनाउंस हुआ तो उसके बाद ही जो है ज़ाहिर है मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी दुनिया में नहीं लाई है जिसका इलाज ना हो या ऐसी चीज़ हो जो फ़ायदेमंद ना हो। तो वहीं से जो है हमने अपना काम करना शुरू किया और फिर उसके बाद मडागास्कर ने जो है वो एक ऐलान किया था कि जी हमने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया, और फिर उनके प्रेसिडेंट की तकरीरें कॉन्फ्रेंस जो थी सारी मैंने वो देखी, और उन्होंने कहा था कि जी हमने जो इलाज ढूंढा है वो आर्टिमीसिया के साथ है। आर्टिमीसिया इज़ अ हर्ब। खैर मैंने भी अपनी रिसर्च की, मेरे साथ चंद दोस्त अहबाब भी थे दुनिया के अलग अलग कोने से, और फिर उसमें से तमाम रिसर्च के साथ फिर हमने ये एक इम्यूनिटी डेवलप की है जो ऑफ कोर्स कोरोना का इलाज तो नहीं है, बट कोरोना के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकती है। और उसमें हमने तकरीबन को 3 से 4 महीने लगाए इस पर रिसर्च के अंदर, और इत्तेफाक ये हुआ है कि 14 माह रमज़ान को मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई, और मैं सोचा करता था कि ये रिसर्च तो कंप्लीट हो जाएगी, मैं एक्सपेरिमेंट किस पे करूँगा। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं ये समझता हूँ, और 17 माह रमज़ान को मैं ख़ुद कोरोना का शिकार हुआ। 17 को मैं हुआ, और 19 तारीख को मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे और बाद में हमारा ऑफिस का स्टाफ, ऑल टुगेदर वी वर 17 लोग थे जो हुए। तो मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह का करम था कि हमें कोई ढूंढना ना पड़ा। अच्छा, और हमने खुद ही जो है किसी और पे करने की बजाय आपने कहा कि मैं अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल कर लूं। जी हाँ, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अच्छा, ओके। तो फिर उसके बाद जो है मैंने खुद सबसे पहले वो कप पिया मैंने इम्यूनिटी का, मेरी वाइफ को, बच्चों को दिया, स्टाफ को दिया। चूँकि मुझे 2 दिन गुजर चुके थे, मेरी वाइफ को भी 1-1.5 दिन गुजर चुका था, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बट स्टाफ मेरा बिल्कुल फ्रेश और यंग था, तो वो तो माशाल्लाह 6-6, 7-7 दिन में उनको फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया। बट फॉर मी एंड माय वाइफ इट टेक्स अ बिट लॉन्ग, बट इट इफेक्टिव माशाल्लाह। अब तो आप कोई बिल्कुल सेट लग रहे हैं मुझे, कोई कोविड तो नहीं है ना? अल्लाह का करोड़ एहसान है। ग्रेट। अभी मैं इस पे आती हूँ कि उसमें कौन से हर्ब्स हैं, क्योंकि अभी जब आपने हर्ब्स की बात की है तो ज़ाहिर है एक हर्बलिस्ट ही बता सकता है, उसकी रिसर्च मैं तो नहीं जानती, लेकिन एक रिसर्च जो है वो कर रहा है LFD। ये क्या कर रहा है? सैयद तजम्मुल हुसैन साहब, आपका जो डेटा है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की सतह पर, इसको NCOC के अंदर भी जाहिर है न सिर्फ ये कि इसी डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है, यही हमें भी बताया जा रहा है। ये डाटा कलेक्शन कैसे हो रही है और आपको क्या नंबर्स मिल रहे हैं? जैसे अभी उबैद साहब बात कर रहे थे कि सेकंड वेव की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सेकंड वेव के अंदर ये थोड़ा बढ़ा है या कम हुआ है, या किन लोगों को ज्यादा हिट कर रहा है अब ये? तजम्मुल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया सना। वेलकम। जैसा कि आप बता रही थी इंट्रोडक्शन में भी, सेकंड वेव पूरी दुनिया में ज्यादा डेडली आई है, ज्यादा लोगों को ये वायरस लग रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दुनिया ज्यादा टेस्टिंग भी कर रही है, पाकिस्तान में भी टेस्टिंग बढ़े। हमारा जो रोल NCOC के अंदर है इस हवाले से वो है डेटा का एनालिसिस करने का और प्रोजेक्शंस करने का। तो पूरी दुनिया की तरह हमें पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है कि ये वाली वेव का तनासुब पिछली वेव से, फर्स्ट वेव से बड़ा होगा। अल्लाह करे हम गलत हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तनासुब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 29 नवंबर जो एक आध दिन की बात ही हो रही है, से हम कोई 3000 केसेस जो औसतन अभी आ रहे हैं इससे ऊपर चले जाएंगे। और अल्लाह करे, मैं फिर कह रहा हूँ ये हमारी मॉडलिंग है, ये हमारा एनालिसिस है, लेकिन हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमें ये कहता है कि पहला हफ्ता दिसंबर का खुदा न खास्ता 4000 केसेस पर डे भी आ सकते हैं। ये सारा का सारा जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, ये डिजीज के स्प्रेड को देखते हुए हम एनालाइज करते हैं, लोकली भी, पाकिस्तान में भी और ग्लोबल डेटा को भी। तो ये हमें बड़े सबको ख्याल रखने की जरूरत है कि ये वायरस का जो स्प्रेड है, सर्दी की वजह से, स्मॉग की वजह से आपकी ये वेव थोड़ी बड़ी भी हो सकती है आपकी वेव 1 से।
अच्छा तजम्मुल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने मुझे डरा दिया। उन्होंने अभी मुझे बताया था कि सही हो जाएगा थोड़ा कुछ बेहतर, लेकिन बहरहाल यही कैफियत है सारे लोगों की, आवाम की भी शायद मेरी जैसी कैफियत है कि जब वो नंबर सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं हर्ब्स मौजूद हैं, काम हो जाएगा, दुनिया वैक्सीन पर काम कर रही है, सो वैक्सीन पर जो काम हो रहा है उस पर मुझे बात करनी है और हर्ब्स के हवाले से भी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे लेकिन यहाँ डिबेट नहीं रुकी है। मुस्तफ़ा हिमानी साहब, जरा मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, फिर तजम्मुल साहब और उबैद साहब से भी बात करूंगी। मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाई है इसमें कौन कौन से हर्ब्स मौजूद हैं और ये कब और कैसे हम पिएं, क्योंकि हम तो कोरोना से ही परेशान हुए हैं। देखिए, एज आई सेड कि इसमें हमने बड़ी वास्ट रिसर्च की हुई है इसके अंदर, और इसका जो बेस है वो आर्टिमीसिया है। जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि तकरीबन कोई सितंबर अक्टूबर महीने में जर्मन की रिसर्च आई है कि जी आर्टिमीसिया में जो है कोविड से लड़ने के काफ़ी सारे फ़वाइद मौजूद हैं। तो दिस इज़ द बेस ऑफ आवर हर्बल टी। उसके साथ ही साथ इसके अंदर एंटीवायरल है जो हमने लिकराइस रूट यूज़ किया है, इसके साथ हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ किया हुआ है, और ये ताकत देने के लिए हमने इसके अंदर जिंजर वगैरह को जो यूज़ किया है। इस तरह से पूरा एक फॉर्मुलेट किया है जो एंटीवायरल भी होगा, एंटी बैक्टीरिया भी होगा, जो रिस्पायरेटरी के सिस्टम को भी आपके दुरुस्त करेगा। उसके साथ ही साथ आर्टिमीसिया जो है आपको कोविड से लड़ने में जो है काफ़ी फ़ायदे देगी। मुस्तफ़ा साहब, ये कोई भी पी सकता है या इसके लिए पहले हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर उनको बताएं, या आपके पास आना पड़ेगा, क्या करें? नहीं, देखें, इसके अंदर ये चीज़ है कि दो अशख़ास ऐसे हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो एहतियात करें। एक प्रेग्नेंट वुमेन, सेकेंडली जो खुदा न खास्ता डायलिसिस के ऊपर होते हैं, ये दो जो है वो एहतियात करें। और अगर बाईपास वगैरह अगर किसी का खुदा न खास्ता हुआ है तो फिर वो अपने मौलवी से ज़रूर मशवरा करें। एंड दिस इज़ यू कैन यूज़ एज अ प्रिवेंटिव ऑल्सो। खुदा न खास्ता अगर किसी को कोविड हो गया है तो फिर वो दिन में 2 बार पिए 7 to 14 डेज तक, और एज ए प्रिवेंटिव आप डेली ले सकते हैं 1 कप। मैं कोविड होने के बावजूद भी आज मैं इसको बाकायदा लेता हूँ। इसमें एक ऐसी एनर्जी आती है कि आपके बॉडी पेन को भी ख़त्म करता है। और तो आप मुझे तो ये दे के चले आइएगा, मुझे कोविड होता है तो उसके बाद अल्लाह रहम करे, लेकिन मैं पीना शुरू कर दूंगी। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, मैं दोबारा आती हूँ। तजम्मुल, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, डेटा पे आपने अभी बात की है, हम वैक्सीन की तरफ आना चाह रहे थे और ज़रा उस पर भी काफ़ी बात हो रही है, लेकिन आप अभी क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, जो एज डिफरेंस है, क्या जिसको सेकंड वेव कहा जा रहा है, फर्स्ट वेव कैसे खत्म हुई, कब खत्म हुई, जरा ये भी बताइए। और हमें फिर ये बताइए कि सेकंड वेव में जो है कौन सी टारगेटेड एज है जो ज्यादा हिट हो रही है? जी देखिए, हर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, हम 270 दिन से ज्यादा डेटा स्टडी कर रहे हैं। कुछ मुल्क वो हैं जिनमें 2 महीने के बाद ही सेकंड वेव शुरू हो गई थी। कुछ वो है जिनमें 2 से 4 महीने लगे सेकंड वेव को आने में, पहली वेव के बाद। पाकिस्तान का ताल्लुक उन ममालिक में शामिल होता है जिसके अंदर सेकंड वेव 4 महीने के बाद आई है। बहुत से ऐसे ममालिक है दुनिया में जिनमें 4 महीने के बाद आई, पाकिस्तान उनमें से एक है। जहां तक बात रही किन लोगों पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे इससे कम इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो वायरस ट्रांसमिट करने का जरिया ज्यादा बनते हैं। जो हमारे माशरे में बुजुर्ग हैं वो, जिन्हें इस वक्त कोई और बीमारी मौजूद है वो, और जिनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, ये 3 लोग इससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। मैं डॉक्टर नहीं तो मैं आपको इसकी मेडिसिन नहीं बता सकता, मैं आपको इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता, लेकिन डेटा की हेल्प से मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो हमारे क्रिटिकल केसेस होते हैं उसके अंदर हमें वेव 1 से ये सीखने को मिला कि उन लोगों का तनासुब ज्यादा है जिनकी उम्र ज्यादा है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, घरों के अंदर देखा जाए तो बच्चे जरिया बनते हैं। बुजुर्ग मींस के 50 प्लस ना तजम्मुल, 50 प्लस, 55 प्लस, जी बिल्कुल 55 प्लस, ओके जी, वो लोग फिर जिनके इम्यून सिस्टम वीक है। एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं, सेकंड वेव के अंदर ये देखने में आ रहा है क्योंकि स्कूल्स भी खुले हुए थे और लोग पूरी दुनिया में इकोनॉमीज को स्टेबल करने के लिए लोग वापस अपनी ऑफिसेज में मौजूद थे, तो इस दफा देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स भी 30 to 40 वाले एज ग्रुप भी इफेक्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए ज्यादा फेटल साबित हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक ठाक इफेक्ट हो रहा है। जी भी ओके, ठीक है तजम्मुल, मैं आती हूँ आपके इस वाले पॉइंट पर। उबैद साहब, मास्क पहनना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या ये कोरोना से बचा सकता है?
ایک اسی سوال کے ساتھ دوسرا سوال، وہ جو ویکسین کی تیاری ہے وہ پاکستان میں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ آپ کی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے اور یہ کب تک اویلیبل ہوگی؟ میڈم مجھے موقع دیجیے کہ میں کچھ باتوں کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں سائنس کی بنیادوں کے اوپر. یہ جو پہلی لہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وائرس آیا اور اس نے انفیکشن کرنا شروع کیا، انسان سے انسان میں پھیلا، اور انسانوں سے انسان میں پھیل رہا ہے. کوئی جہاز سے نہیں پھیلایا جا رہا، کوئی بارش سے نہیں پھیل رہا، کوئی طوفان سے نہیں پھیل رہا، پانی سے نہیں پھیل رہا، سڑکوں سے نہیں پھیل رہا، انسانوں سے پھیلے گا. جو دوسری لہر ہم اس وقت کہیں گے جب پہلا وائرس ختم ہو چکا ہو، فریز ہو چکا ہو، اب کسی ایک آدمی میں رہ گیا ہو اور دوبارہ وہ اٹھ جائے، تو پھر ہم کہیں گے دوسری لہر ہے. اور جو دوسری وائرس اٹھے گا تو اپنے اندر کچھ تبدیلی کر کے اٹھے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، پہلی لہر ختم ہی نہیں ہوئی ہے، وہ انفیکشنس کیری کر رہا ہے. ہر ٹیسٹ کا مثبت آنا کیس نہیں ہوتا، پلیز. ہر رزلٹ کا مثبت آنا کیس نہیں ہوتا، ہر کیس بیماری نہیں ہوتی، ہر بیماری کا اختتام اسپتال میں نہیں ہوگا، ہر اسپتال کا اختتام موت پہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا. ہم نے کہا جوانوں میں پھیل رہا ہے، بوڑھوں میں پھیل رہا ہے. ذرا مجھے بتائیے اپنے اعداد و شمار کو اسٹیٹس کے مختلف ٹولز پہ لگا کر کہ آخر نارتھ کراچی میں جہاں مساجد میں نمازیں ساتھ ساتھ پچھلے 6 ماہ سے پڑھی جا رہی ہیں وہاں کیوں نہیں پھیلا؟ وہاں موت کی رفتار کیا رہی؟ جہاں ڈیفنس میں 6 فٹ کے دور کے فاصلے پہ لوگ پڑھ رہے ہیں، دبئی کو دیکھ لیجئے. دبئی میں نے دیکھا کہ وہ آگے کاغذ رکھیے 6 فٹ کے فاصلے پہ پڑھیے نماز، وہاں کیا رہی؟ دونوں میں فرق جب آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ میں آئے گا کہ کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس. ایک منٹ بیت صاحب، میں تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہوں نا آپ لوگوں کی باتوں سے. تو یہ جو گیدرنگز ہو رہی ہیں، یہ جو پی ڈی ایم والے جلسے کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی دے دیں تو یہ سب صحیح ہے. اٹس ناٹ ہارم. آپ کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہارمفل نہیں ہے، لیکن تجمل کہہ رہا ہے کہ وہ جو ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے وہ ہارمفل ہے. جی میڈم آپ کی بات کو میں بالکل منع نہیں کر سکتا. سائنس میں ایک لفظ ہے سگنیفیکنٹ، ایک لفظ ہے انسگنیفیکنٹ، ایک لفظ ہے پارشلی انسگنیفیکنٹ. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا سگنیفیکنٹ کیا ہے، انسگنیفیکنٹ کیا ہے، پارشلی انسگنیفیکنٹ کیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی جانے کا رستہ ہے وہ ناک ہے اور منہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی چھینکے گا، کھانسے گا تو 6 فٹ تک جائے گا، تو ہمیں پتہ ہے. اچھا ایک آدمی میں کتنا جائے گا تو بیمار ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک گھر میں ایک کو ہوا، 9 کو نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ پانی کا جہاز جو ہے وہ نکلا ارجنٹینا سے، سمندر تک پہنچ گیا، کسی کو نہیں تھا، 35ویں دن سب کو ہو گیا. تو وہاں کہاں سے آ گیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ نیو یارک میں جو وہ صاحب تھے گورنر کے چھوٹے بھائی جو CNN پہ کام کرتے تھے، ان کی مسز صرف کھانا رکھتی تھیں، ان کو کیسے ہو گیا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وائرس جو ہے نا وہ آپ کا ماس روک نہیں سکتا. یہ 0.2 مائکرون کا ماس اگر آپ لگا بھی لیں تو وائرس نہیں روک سکتا. یہ وائرس کا سائز لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے وائرس کا سائز کتنا ہے. اور جب آپ ماسک لگا کے کھانستے ہیں تو یہ فزکس کا اصول ہے کہ جو ہوا ہے وہ باہر سے نکلے گی، ہوا یہاں سے نہیں نکلے گی. تو ہوا جو نکلے گی وہ باہر سے نکلے گی. یہ ضرور ہے کہ ماسک لگا کر آپ بہت سے ڈسٹ کو روک سکیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو آپ کے باڈی میں اللہ میاں نے نظام رکھا ہے، ناک سے لے کر حلق تک یہاں پہ کلیننگ کا نظام ہے. بال ہیں، سیلیا ہیں، میوکس ہے، الیکٹرو میگنیٹک چارج ہیں. تو چاہے بندہ طوفان میں ہو، چاہے وہ صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہو، جو ہوا لنگس تک پہنچتی ہے وہ بڑی صاف ہو کر پہنچتی ہے، فلٹر ہوتی ہے. جی. تو آپ کا جو ماسک ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا ماسک، آپ ماسک ہاتھ آگے سے ہی پکڑ رہے ہیں، آپ ماسک جیب میں بھی رکھ رہے ہیں، اسی ماسک کو ٹیبل پہ بھی رکھ رہے ہیں. ماسک رکھیں نہیں رکھیں یہ تو بتا دیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ماسک ضرور لگائیے کیونکہ ماسک سے بہت سارے اور فائدے ہو سکتے ہیں. لیکن ایفیشنسی گورنمنٹ یا جو ہمارے بھائی ہیں تجمل صاحب، انہیں چاہیے کہ ڈیٹا جنریٹ کریں جو کہ کاز اور افیکٹ کو ثابت کر سکے. ہواؤں کا ڈیٹا نہیں. سائنس جو ہے نا کاز اور افیکٹ کو ثابت کرتی ہے. اچھا. اس کے بعد بتائیں کہ جی ہاں اس ماسک کی اتنی ایفیشنسی ہے، 100 لوگوں کو لگایا گیا، اس کے بعد اسپرے کیا گیا کووڈ کا، 20 میں ہو گیا اور 80 میں نہیں ہوا، پھر بات سمجھ میں آئے گی. اوکے مصطفیٰ صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ریسرچ ورک ہے اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اس طرح کی وائرسز پہلی دفعہ تو شاید ہم دیکھ رہے ہیں، شاید میں دیکھ رہی ہوں یا جو نیو جنریشن ہے وہ دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے سنا ضرور ہے کہ اس طرح کے وائرسز آتے رہے، چاہے پھر وہ بخار ہو یا پھر دیگر اور طرح کی چیزیں اسی طرح پھیلی. آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کس نوعیت کا یہ وائرس ہے اور کتنا خطرناک ہے انسان کے لیے، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے جیسے آپ نے ایک امیونٹی بنائی ہے، اور مزید کیا اس کے لیے احتیاط ہو سکتی ہے؟ دیکھیں the thing is that کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وائرس نہیں ہے، وائرس تو ہے. ٹھیک ہے. اتنا بھی خطرناک نہیں ہے جتنا ہم نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کو آج کووڈ ہو جائے تو پازیٹیو آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ جیسے نعوذ باللہ اس کو کوئی اچھوت کی بیماری ہو گئی اور اس کا اینڈ جو ہے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ موت کی طرف ہے. اس طریقے سے ہائپ کریٹ کی گئی ہے تو آدمی ڈپریشن سے ہی جو ہے نا وہ آدمی مر جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 آئسولیشن جو ہم کرتے ہیں 14 ڈیز کا، میری ریسرچ کے مطابق میں آئسولیشن کی فیور میں نہیں ہوں.
मैं आइसोलेट मुझे जब कोविड हुआ मैंने भी आइसोलेट अपने आप को नहीं किया, बल्कि मैं तो इस फेवर में हूँ कि आप ठीक है आप 6 फीट का फासला रखें या 3 फीट का फासला रखें, तो वैसे मैं कहती हूँ वैसे भी रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, आपके घर में आपका तौलिया चम्मच प्लेट वगैरह सब अलग होना चाहिए, बट आप बाहर निकलें, ताज़ी सांस लें, ताज़ी हवा लें, ताज़ा सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे आपके लंग्स जो है वो ज़्यादा मजबूत होंगे, बल्कि ज़्यादा तवाना होंगे। उसके साथ ही साथ आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। देखिए इस मर्ज़ को लड़ने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का होना इंतहाई ज़रूरत है। एक 4 कमरे के अंदर एक आप आदमी को बंद कर देंगे, वो तो 4 कमरे की तन्हाई से ही मर जाएगा। तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ नॉट द वे। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनिटी जो हमने बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ ही साथ हमने इसके अंदर एक स्टीम का ऑयल भी रखा है जो 3 से 4 किस्म के एसेंशियल ऑयल के साथ बना है। वो स्टीम आपने जो आजकल के जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्टीम का लेना बेहद ज़रूरी। एक तो ये कि आपका ये कंजेशन वगैरह वो पूरा क्लीन कर देगा, दिस इज़ नंबर 1। सेकेंडली, जैसे अभी उबैद साहब ने बताया कि नाक के ज़रिए अंदर जाता है तो ये यहाँ ठहरता है, ये खुद नहीं चलता, ये सेल के साथ मिलकर फिर ये मूव होता है। अगर ये यहाँ है और अगर आप रोज़ की बुनियाद पर अगर स्टीम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल किल, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और ये आपको निहायत ही फ़ायदेमंद देगा। अक्सर आप कहते हैं कि यार इसको तो कोई सिम्टम ही नहीं और ये पॉजिटिव आ गया, तो ये आपके डेथ सेल होते हैं जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा देते हैं। सेकेंडली ये कि जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ था कि उसको कोई सिम्टम नहीं थे, पॉजिटिव आया, बट सिंस आई नो तो मैंने तो इमीडिएटली उसको टी वगैरह पिलाया, तो 2 दिन के बाद उसको बुखार आया था, फिर उसके बाद उसकी स्मेल और टेस्ट किया था, तो सिंस वी हैव स्टार्टेड तो वो 7 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेरी बेटी जो है वो नेगेटिव हो गई थी। सो आजकल जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा ये मशवरा है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि पीपल हैज़ टू नो हाउ टू मैनेज। इस तरह से हाइप क्रिएट करना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ये अवेयरनेस दें कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो खुली फिजा में सांस ली जाए और अपने लंग्स को जो है वो आप थोड़ा जिसे कहते हैं ताकतवर बनाए, और ये ज़रूरी है। ज़रा डिफरेंस ओपिनियन जो होता है ना वो हमेशा डिबेट को आगे बढ़ाता है। तो जमुल से आके बात करेंगे जो 2 अभी तक नुक्ते आए हैं। उबैद साहब कह रहे हैं, मुस्तफा साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल जी कोरोना है, लेकिन एहतियात कैसे करनी है, किन लोगों पर असर होगा, शायद ये हमें देखने और जांचने की जरूरत है। तजम्मुल से पूछेंगे कि इस वक्त तक जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है उसमें सिम्टम्स की नौयत कैसे रही, डेथ जो हो रही है उस क्या लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं मरीज या जो रिहेबिलिटेट हो रहे हैं उनका परसेंटेज डाटा कितना है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यहाँ डिबेट हो रहा है कोरोना वायरस, और ज़ाहिर है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग मौजूद हैं, उनके अपने अपने ओपिनियंस हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस चीज़ को कैरी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहरहाल अगर इस तरह की चीज़ें हो तो एहतियात हम बार बार कहेंगे कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। खुद उबैद साहब भी कह रहे हैं, मुस्तफा साहब भी फरमा रहे हैं कि मास्क पहने, एहतियात करें, ये ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक है शायद इस पर बात करनी होगी। तो जमुल, मैं आपसे जाते जाते ये सवाल कर रही थी कि क्या ये जो सेकंड वेव है इसको आपने मॉनिटर किया, जो इस दफ़ा सेकंड वेव में लोग टारगेट हुए किस नौयत के थे, और क्या जितने लोग अभी तक पॉजिटिव हुए उनकी रिकवरी का जो डाटा है वो कितना है, कितने रिकवर हुए कोविड से? जी देखिए, पूरी दुनिया में ये चीज तो साबित है कि 90-95% लोग अल्हम्दुलिल्लाह फुली रिकवर कर लेते हैं, लेकिन साथ में हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि आज की तारीख तक अगर मैं आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से इफेक्ट हो चुके हैं। yes, 14 लाख अमवात हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। आप दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की बात करें, आप यूएस की बात करें, 1 करोड़ लोग इफेक्ट हुए, 2.5 लाख से ज्यादा यूएस में अमवात हुई। ना उनके पास कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी का मसला है, ना उनके पास कोई और इशू था। आप इंडिया की तरफ आ जाए, 90 लाख लोग कोविड से इफेक्ट हो चुके हैं, 1,30,000 से ज्यादा वहां अमवात हो चुकी हैं। तो हमारे पास सोचने का बहुत कम, और इस पे हमें बहुत कम मार्जिन है कि हम कोई गलती कर सके ज्यादा सोच विचार करके। हमारे पास ऑप्शन बड़ी क्लियर है, क्या हम रिस्क लें या क्या हम रिस्क ना लें। तो मेरा ताल्लुक उन लोगों में से जो डेटा देख के आपको ये कहेंगे कि हम बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अल्लाह ने पाकिस्तान पे खास करम किया है कि हमारी अमवात भी अंडर कंट्रोल रही है,
اور اللہ نے پاکستان میں کیسز بھی ایسے رکھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسے نہیں ہوا کہ پورے پاکستان کے ہسپتالوں میں ایک دم سے کوئی شارٹیج آ تجمل گئی. مجھے ذرا تیزی سے چلنا ہے، اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ سے بات کروں گی. مجھے بتائیں کہ جو لوگ ماسک پہن رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، ان کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ کس طرح سے اگر وہ اس طرح سے احتیاط برتتے ہیں تو ان کو یہ سمٹمز نہیں آتے یا آتے ہیں دیر میں آتے ہیں؟ کیا اس پر کیا ریسرچ یا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جو لوگ زیادہ پروٹیکٹیو میجرز لیتے ہیں، جس طرح ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، تو الحمدللہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز بیماری میں رہنے کے باوجود بیماری سے بچے رہتے ہیں. ان کا تو دن رات کا کام یہی ہے. لیکن جو لوگ ماسک نہیں پہنتے، کراؤڈ گیدرنگ میں جاتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے، they are more prone to get the virus. And obviously depending upon their health conditions, it may turn out to be fatal for them as well. اوکے تجمل، میں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں ذرا عبید صاحب آپ سے لاسٹلی بات کرنا چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے، ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا بلی کو ہاتھی نہ کہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں. تجمل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ظاہر جلسے جلوسوں کے لیے سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں، لوگ گیدرنگ کر رہے ہیں، احتیاط ضروری بھی ہے یا نہیں؟ اس چیز کو بھی رد کیا جائے گا؟ نہیں، میں جلسے جلوس سے ہٹ کر پہلے دیکھیے، جتنا لوگ سمجھیں گے اتنا معاملہ آسان ہوگا. پہلے تجمل صاحب کے جیسے لوگوں نے ہمیں ڈیٹا دیا تھا کہ اگست کے آخر میں کراچی میں 80,000 لوگ مر جائیں گے. جناب وہ کیوں نہیں مرے؟ اسے سمجھنا بہت ضروری ہوگا. یہ ڈیٹا آپ لوگوں نے پبلش کیا تھا. دیکھیے، اعداد و شمار، یہ جو میتھمیٹکس ہے نا، بغیر بایولوجسٹ پڑھے اس کے اوپر گفتگو کرنا، یہ انتہائی بیوقوفانہ عمل ہے. آپ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جی بایولوجی کیا ہے، یہ کیسے اثر کرتا ہے، کن لوگوں میں اثر کرتا ہے. ماسک آپ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے، آ کے ذرا گراؤنڈ ریالٹی دیکھیے آپ ڈفرینٹ لوگوں کے. یہ جو اس طرح ثابت کرنا کہ اللہ میاں نے بچا لیا، بھائی اللہ میاں تو بچائے گا. آپ سائنٹیفکلی پروف کریں کہ وہ کیسے بچا اور کیسے مرا. اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے کہ آپ کیسے سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ہوائی باتیں جادوگر بھی کرتا ہے اور نائی بھی کرتا ہے، قصائی بھی کرتا ہے. سائنس کے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اور یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہ لگوا لیجئے ڈرگ جو آئی ہے ریمڈیسیویر، آپ بچ جائیں گے. انہوں نے کہا جی آپ کلوروکوئن لگوا لیجئے، ایزیترومائسن لگوا لیجئے. پوری قوم نے کلوروکوئن مارکیٹ سے غائب. یعنی یہ جو ڈیٹا ہے عبید صاحب، ان ادر ورڈز آپ اس کو رد کرتے ہیں؟ جی میں بڑا برنٹ آدمی ہوں گفتگو کرنے میں، سائنس کا آدمی ہوں، ہیلتھ کیئر کا آدمی. ربش ڈیٹا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اس ڈیٹا کو کیسے پکڑیں گے. آپ نے کہا کہ جی آپ کہہ رہی ہیں میڈم کہ پیپل آر ڈائنگ ود دس کووڈ وائرس. دیکھیں، پیپل انتقال کر رہے ہیں لوگ کووڈ وائرس کے نتیجے میں امیون سسٹم کے بڑھنے سے، ہائپر ایکٹیو ہونے سے. اینڈ یو آر ناٹ کنٹرولنگ دا ہائپر ایکٹیویٹی آف امیون سسٹم. پیپل کووڈ وائرس سے اگر مر رہے ہوتے تو ایک گھر میں ایک کو پہنچا ہوتا، 9 کے 9 صاف ہو جاتے. مرے ایسا نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، آپ کا جو ڈیفینسو میکینزم ہے باڈی کا وہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے. اس ہائپر ایکٹیویٹی کو ہم کنٹرول کرنے میں لیکن ایک چیز اور بھی ہے، ابھی ہم بریک پہ بات کر رہے تھے، لیکن ذرا مصطفیٰ صاحب سے لاسٹلی میں کامنٹ کروں. مصطفیٰ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ظاہر ہے یہ عوام کی فلاح کے لیے ہے اور ان کے کام بھی آئے گا. اس امیونٹی کے علاوہ آپ نے کہا آپ کے پاس آئلز بھی ہیں، ابھی ہم ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں جب یہ وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے، لوگوں میں اتنا کنفیوژن ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، بالکل افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے. اور ہم نے جو ہے جب اسے میں نے بنایا اس کے بعد ہم نے اسے کمرشلی بھی لانچ کیا. اس کے ساتھ ساتھ کئی NGOs کو بھی ہم نے دیا فری ڈسٹریبیوشن کے لیے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ وہاں پہ جا کر اور فری اسے لے سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اے سنگل روپی. JDC پہ، زہرا اکیڈمی، قادری اینڈ قریشی، ایسا کئی سارے ہیں. ہمیں آن لائن آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ اٹ یو کین گیٹ اٹ فار فری. اور میرا سیکنڈلی یہ کہ جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ اچھا میں ایک چیز تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. جیسا میں نے کہا کہ میں آئسولیشن کے فیور میں نہیں ہوں، تو باہر نکلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلد سے جلوس میں جائیں. نہ، باہر نکلے مطلب آپ اپنی بیلکونی میں چلے جائیں، چھت پر جائیں، اگر گھر میں فریش ایئر گارڈن اگر ہے تو گارڈن میں چلے جائیں، تو وہ کوئی ایک مس کنسیپشن نہ ہو جائے. تو سیکنڈلی میرا یہ ہے کہ لائف اسٹائل کو چینج کریں. اس وقت جتنا فریش چیزیں ہو سکتے ہیں فریش چیزیں لیں. فار ایگزامپل آپ فریش فروٹ لیں، فریش سیلیڈز لیں، فریش جوس لیں. بٹ میں وہ اس فیور میں ہوں کہ آپ باہر کا جوس نہ لیں. گھر میں نکلا ہوا روم ٹیمپریچر، ٹھنڈے سے اجتناب کریں، ٹھنڈے کے نزدیک بھی نہ جائیں. ان 2-3 مہینوں میں اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں پہ لے آئیں گے، نیچرل چیزوں پہ لے آئیں گے، آپ یقین جانیں انشاءاللہ کووڈ آپ کو بالکل نقصان نہیں کرے گا انشاءاللہ. سید تجمل حسین، CEO LFD، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا. عبید علی، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ڈریپ اینڈ فزیشین، اور بڑی اپنی مختلف آئیڈیالوجی اور ریسرچ کے ساتھ ہم سے بات کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ عبید صاحب کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مصطفیٰ ہمانی صاحب، CEO ہمانی گروپ آف کمپنی. سر آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. آپ امیونٹی پئیں،
ना पिए आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहूँगी पिए ज़रूर, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर्बल से मेरा ख्याल ये है कि किसी हद तक कम ही नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी टेस्टिंग के बाद, अपने मौलिद से मशवरे के बाद फिर इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करें। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी का हिस्सा है। आपने देखना यह है कि आपने इस कोविड वायरस के दौरान किस तरह से एहतियात बरतते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना है, जीना है। इम्यून सिस्टम की बड़ी बात हो रही है, तो जाते जाते सिर्फ इतना कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाह रहे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।